नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास कराएंगे और इसमें हम आपको व्यक्तिक भिन्नता, तर्क, चिंतन, वंशानुक्रम और वातावरण के टॉपिक कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर इस शब्द को अगर हम अर्थ निकालें इस शब्द का, तो इस शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना, या तो रंग रूप में, बुद्धि में, रुचि में, व्यक्तित्व में। तो इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुणों में भिन्न होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिक भिन्नता कहेंगे। समझते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति एक व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक संगठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिक भिन्नता। एक व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक संगठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो इस प्रकार आपने व्यक्तिक भिन्नता जो शब्द है उसका अर्थ समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, या फिर आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता से क्या आशय है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ बताइए, व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य बताइए। तो आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। यह डेफिनेशन आपके पेपर में आई है। तो इस प्रकार देखते हैं एक बार पुनः इसे। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो इस प्रकार आपने व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ देखा। अब देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषाएं। देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया है? कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा न होना, कोई भी दो व्यक्ति एक से न होना क्या व्यक्तिक भिन्नता है। यह किसने बताया? जेम्स ड्रेवर ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या बताया? मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। इस प्रकार आपने जेम्स ड्रेवर के अनुसार और स्किनर के अनुसार परिभाषा देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर आपके में प्रश्न पूछा जा सकता है व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिससे व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। देखते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, शिक्षा एवं आर्थिक दशा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या फिर व्यक्तिक भिन्नता के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव। व्यक्तिक भिन्नता का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं दोस्तों, सभी बालकों को एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। सभी बालकों को एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है।
यह हमें व्यक्तिगत भिन्नता से पता पड़ा कि किसी का मानसिक जो स्तर है वो अलग होगा, किसी का उच्च किसी का लो होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी को एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये प्रभाव पड़ता है। बालकों को समूह में शिक्षा नहीं दी जा सकती, बालकों को समूह में बैठालकर शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें कुछ कम बुद्धि के होंगे, कुछ अधिक तीव्र बुद्धि के होंगे। तो इस प्रकार सभी को अगर एकत्रित करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस शिक्षा जो वहाँ मिल रही है वो सही तरीके से प्रत्येक बच्चे को नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता से ये हमने ज्ञात किया और शिक्षा में इसका ये प्रभाव पड़ता है। देखते हैं दोस्तों, बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ये प्रभाव पड़ता है। सभी बालकों को एक पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ाया जाता है, ये प्रभाव पड़ता है। ये शिक्षा में प्रभाव आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कल्पना। कल्पना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। इसमें देखते हैं दोस्तों, पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना। क्या है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना कल्पना कहलाता है। तो हम इसका अर्थ, हमने ज़्यादातर सभी परिभाषाओं का अर्थ एक लाइन में देने की कोशिश की है, जिससे जब आप पेपर दें तो आपको याद आए कि कल्पना का मतलब क्या होता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना कल्पना कहलाती है। देखते हैं दोस्तों, कल्पना एक मानसिक क्रिया है। कल्पना क्या है, मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आप अर्थ में लिख सकते हैं, कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कल्पना की परिभाषाएं। रायवर्न के अनुसार, रायवर्न ने क्या बताया है, कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। कल्पना क्या है, हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको नए ढंग से, नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। डम्बेल ने क्या बताया है, डम्बेल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान में जो कल्पना शब्द है उसका प्रयोग सब प्रकार की प्रतिभाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने डम्बेल की परिभाषा देखी और रायवर्न की देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास या फिर शिक्षा में कल्पना शक्ति का विकास आपके में प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों को कहानियाँ सुनाकर, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे तो वह सोचेंगे। बच्चों की भाषा विकास करके, बच्चों की जो भाषा है उसका विकास करके, काल्पनिक खेलों द्वारा, काल्पनिक खेल खिलाकर, बच्चों को कार्य करने का अवसर देकर, बच्चों को कार्य करने का अवसर देकर उसकी कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। क्रियाओं के लिए अवसर देकर, क्रियाओं के लिए अवसर देकर कि बच्चा करके सीखे, स्वयं से करे, तो इस प्रकार वह कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। तो यदि आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चिंतन। चिंतन देखते हैं दोस्तों, चिंतन को समझते हैं। चिंतन माने थिंकिंग इंग्लिश में कहते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना, पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। और यह एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है, एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि हम दिमाग से ही सोचते हैं। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान निकालने के लिए जो हमारे दिमाग में कुछ अनुभव होते हैं उसी के आधार पर हम सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। तो आप चिंतन को समझ गए।
आगे देखते हैं दोस्तों, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया है। चिंतन का जो उद्देश्य है किसी समस्या का समाधान करना है। अगर पूछा जाता है 1 नंबर प्रश्न में कि चिंतन का उद्देश्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं चिंतन एक मानसिक क्रिया है, चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना चिंतन कहलाता है। किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चिंतन कहलाता है। और यह डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई थी, और यह पूछा गया था यह डेफिनेशन किसकी है? चिंतन की है, कल्पना की है, या व्यक्तिक भिन्नता की है? क्या पूछा गया था? किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो आप कह सकते हैं विकल्प में से आपको चुनना था, तो चिंतन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने चिंतन की जो अर्थ था, तात्पर्य था, वो देखा। अब देखते हैं चिंतन की परिभाषाएं। चिंतन की परिभाषाएं देखते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या कहा है? चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने बताया है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। क्या बताया वुडवर्थ ने? किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। इस प्रकार आप परिभाषाएं लिख सकते हैं चिंतन की, रॉस और वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो होता है मूर्त चिंतन, जिसे प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं, और एक होता है अमूर्त चिंतन, जिसे अप्रत्यक्ष चिंतन या परोक्ष चिंतन कहते हैं। आपके में डेफिनेशन पूछी गई थी, परोक्ष चिंतन किसे कहते हैं? देखते हैं, पहले मूर्त चिंतन को समझते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति आँखों के सामने है, यानी हमारे आँखों के सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्त चिंतन। जो वस्तु या व्यक्ति आँखों के सामने है, हमारी आँखों के सामने, उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन क्या कहलाता है? जो वस्तु या व्यक्ति हमारे आँखों के सामने नहीं है, उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन को समझा। चिंतन के प्रकार हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं चिंतन के साधन या सामग्री। आपके में ये प्रश्न पूछा गया है कि चिंतन की सामग्री बताइए। तो यहाँ पर क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय को संप्रत्यय या विचार भी कहते हैं। प्रतिमा, प्रतिमा को प्रतिबिंब या बिंब भी कहते हैं। प्रतीक, प्रतीक को चिन्ह और संकेत भी कहते हैं। संवेदना, भाषा और प्रतिज्ञप्ति, ये क्या है? चिंतन के साधन या चिंतन की सामग्री। तो इस प्रकार आपने चिंतन का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तर्क। तर्क को रीजनिंग कहते हैं। अर्थ देखते हैं, किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। जब कोई समस्या होती है तो आपके दिमाग में विचार चलते हैं, तो आप तर्क करते हो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? तर्क कहलाता है। यानी किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना तर्क कहलाता है। तो इस प्रकार आप तर्क का अर्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तर्क की परिभाषाएं। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य ने तर्क की परिभाषाएं क्या दी हैं? तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान, तर्क क्या है? फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। यह किसने बताया? गेट्स ने बताया, गेट्स व अन्य ने। नेक्स्ट देखते हैं मन ने क्या बताया। मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको
केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? मन ने दी है। तो इस प्रकार आपने गेट्स व अन्न और मन के अनुसार तर्क की परिभाषा देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल विकास के आधार या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण हैं। अब वंशानुक्रम की डेफिनेशन देखते हैं। वंशानुक्रम किसे कहते हैं? अपने पूर्वजों या माता पिता से, अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। आपके पेपर में आनुवांशिकता करके डेफिनेशन पूछी गई थी कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते थे इसे, अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं, बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसे अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवांशिकता कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझे कि जो माता पिता से हमें गुण प्राप्त होते हैं या जो माता पिता के गुण जो बच्चों में जाते हैं वो आनुवांशिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि बालक के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। या गुण डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 46 होती है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा? वंशानुक्रम देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम का संबंध माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से है जो बालक को प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। यदि माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। या फिर हम कह सकते हैं, यदि माता पिता बौने हैं तो बच्चे भी बौने होंगे। यदि माता पिता की जो बुद्धि है वो क्या है? तेज है, तो बच्चे की भी बुद्धि तेज होगी। यदि माता पिता मंद बुद्धि हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि होंगे। इस प्रकार बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा, यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वातावरण। वातावरण को समझते हैं। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण है, और वातावरण को ही हम पर्यावरण या परिवेश कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है या पर्यावरण है। पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। जो हमें चारों ओर से ढका है वही पर्यावरण या वातावरण है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालक जिस वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार आपने वंशानुक्रम और वातावरण को सही तरीके से समझा। अब एक बार इसका रिवाइज करते हैं। देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिक भिन्नता शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। व्यक्तिक भिन्नता एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना
व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। यानी एक व्यक्ति का रंग रूप, शारीरिक संगठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। व्यक्तिक भिन्नता की जो परिभाषाएं हैं वो हमने दो बताई आपको, जेम्स ड्रेवर के अनुसार और स्किनर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने बताया है कि कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। और स्किनर ने बताया मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। तो इस प्रकार ये परिभाषाएं थीं व्यक्तिक भिन्नता की। व्यक्तिक भिन्नता के कारण या व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, वातावरण है, परिपक्वता है, शिक्षा एवं आर्थिक दशा है। शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव क्या है? इसमें क्या है कि सभी बालकों को एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा सकते। बालक को समूह में शिक्षा नहीं दी जा सकती। बालक को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सभी बालकों को एक पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बालक का मानसिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए शिक्षा भी भिन्न भिन्न तरीके से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कल्पना। कल्पना में हमने आपको बताया पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना कल्पना कहलाता है। जो कल्पना होती है, इमेजिनेशन, यानी जो कल्पना होती है वह क्या है? मानसिक क्रिया है, यानी हम दिमाग से ही इसे सोचते हैं। तो कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। कल्पना की परिभाषाएं हैं रायवर्न के अनुसार। रायवर्न ने बताया है कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। डम्मिल ने बताया है मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिभाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार आपने कल्पना की परिभाषाएं रायवर्न और डम्बिल के अनुसार देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। शिक्षा में कल्पना शक्ति का विकास या बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों को कहानी सुनाकर, बच्चों का जो भाषा है, बच्चों की भाषा, उसका विकास करके, काल्पनिक खेलों द्वारा बच्चों को कार्य करने के अवसर देकर, क्रियाओं के लिए अवसर देकर, ये सभी क्या है? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चिंतन। किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना चिंतन कहलाता है। यह एक मानसिक क्रिया है। चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना है। किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना चिंतन कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चिंतन कहलाता है। चिंतन की जो परिभाषाएं हैं वो रॉस के अनुसार और वुडवर्थ के अनुसार हैं। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। ये वुडवर्थ ने बताया और रॉस ने बताया चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। और वुडवर्थ ने बताया चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। चिंतन के प्रकार। चिंतन दो प्रकार के होते हैं, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं और अमूर्त चिंतन को अप्रत्यक्ष या परोक्ष चिंतन कहते हैं। जो हमारे आँखों के सामने होता है वह मूर्त होता है, जो आँखों के सामने नहीं होता है वह अमूर्त होता है। तो इस प्रकार जो वस्तु या व्यक्ति आँखों के सामने है उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। जो वस्तु या व्यक्ति आँखों के सामने नहीं है उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। चिंतन के साधन या सामग्री प्रत्यय, प्रतिभा, प्रतीक, संवेदना, भाषा, प्रतिज्ञप्ति, ये सभी क्या हैं? चिंतन के साधन या सामग्री हैं। तर्क देखते हैं। किसी समस्या के समाधान करने में सहायता करना तर्क कहलाता है। तर्क की परिभाषा गेट्स व अन्य तथा मन के अनुसार है। गेट्स व अन्य ने बताया तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए
पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। मन ने बताया, तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आपने तर्क की परिभाषाएं गेट्स व अन्य और मन के अनुसार देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल विकास के आधार या फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? अपने पूर्वजों या माता पिता से जो बच्चे को गुण प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहलाती है। इस प्रकार आपने वंशानुक्रम देखा, और जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी जो माता पिता के गुण होते हैं वही बच्चे में गुण जाते हैं, तो इस प्रकार बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण देखते हैं। वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं, और पर्यावरण जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस आवरण। पर का अर्थ होता है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। जो हमें चारों ओर से ढका है वही पर्यावरण है या वही वातावरण है। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण, पर्यावरण या परिवेश है। तो इस प्रकार आपने रिवीजन भी कर लिया फास्ट फास्ट। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।